डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे कलेक्टिवली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ह्यूमन जो है, मनुष्य ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, लैंगिक जनन करने वाला एंड विविपेरस एनिमल है। अर्थात मीन्स लैंगिक जनन करने वाला और बेबी बर्थ करने वाला, मतलब बच्चे को जन्म देने वाला, नॉट एग लेइंग एनिमल्स। यह अंडे नहीं देते, ये सीधे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल्स आप ह्यूमन को कह सकते हैं। पूरे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को समझने के लिए अगर हम उसे स्टेप्स में बांटें तो पूरे इवेंट्स हम मोस्टली 6 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे गैमेटोजेनेसिस, ओके। सेकेंड स्टेप इंसेमिनेशन, थर्ड स्टेप फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इम्प्लांटेशन, फिफ्थ gestation, and last one parturition। इस तरह से हम पूरे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को मोस्टली 6 स्टेप्स में बांट कर पढ़ें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, अच्छी तरह से हम उसे समझ सकते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस आप प्लांट के केस में भी जानते हैं। डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। ठीक है, मेल में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड इन फीमेल प्रोडक्शन ऑफ ओवम्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। स्पर्म का ट्रांसफर जेनाइटल ट्रैक्ट में होना इंसेमिनेशन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन हम कहेंगे जो फर्टिलाइजेशन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है उसका यूटेराइन वाल से अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूटेराइन वाल, इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन गेस्टेशन, जिसे हम गर्भाधारण कहते हैं, और गर्भाधारण के बाद लास्ट आफ्टर completion of gestation, baby birth of child or birth of child after development called parturition। तो इस तरह से हम इस 6 स्टेप्स में पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को बांट सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स या सिस्टम में हमें किन किन स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। इन स्टेप्स को जानने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो आपके सामने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझें, आपके बुक में भी दिया होगा, उसमें भी आप स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखें, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है वो किससे मिलके बनता है?
टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट को अगर हम देखें तो ये पूरा टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ये चारों मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो टेस्टिस, ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस जो है वो अपेयर, एक जोड़ी रहती है। आप देख सकते हैं ये टेस्टिस है, ठीक है, दोनों टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है वो बॉडी के पेल्विक रीजन में पाई जाती है, और पेल्विक रीजन में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे इंग्युइनल कैनाल से टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ बॉडी से आउटर कैविटी में जाती है। तो जो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस आप देखें, ये घिरी होती है पाउच, जो जिसे डेंस मेम्ब्रेन स्किन या पाउच कहें से घिरी होती है, इसे हम कहते हैं स्क्रोटम। यह स्क्रोटम में टेस्टिस बॉडी कैविटी के बाहर लटका रहता है। तो ये जो टेस्टिस है इसके बाहर रहने का एक विशेष रीज़न है, उसको आप जानें। जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उससे नियर अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस इसे लो टेम्परेचर मिले, जिससे कि इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन अर्थात गैमेटोजेनेसिस हो सके। तो आप ये जानिए कि गैमेटोजेनेसिस होने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से नियर अबाउट 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो इसलिए बॉडी में जो टेस्टिस है वो बॉडी कैविटी से बाहर स्क्रोटम की सहायता से निकला रहता है। ठीक है, तो आप देखें ये टेस्टिस है। टेस्टिस के पीछे एक नलीनुमा संरचना होती है जिसे हम इपीडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीडिडाइमिस। ठीक है, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस इंगुइनल कैनाल से होते हुए जिसे हम एक पतली नलिका, पतली ट्यूब जो कि सेमाइनल वेसाइकल में जाके मिलती है, इस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। ध्यान रखेंगे, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो टेस्टिस और इपीडिडाइमिस के बाद होती हुई पतली नलिका जो कि सेमाइनल वेसाइकल में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। सेमाइनल वेसाइकल जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसके डॉर्सल साइड में एक पाउच की तरह संरचना होती है, और यह सेमाइनल वेसाइकल से पतली नलिका जो कि यूरिथ्रा में आके मिलती है, और ये जो वास डिफरेंस है ये दोनों, तो ये सेमिनल वेसाइकल से निकली हुई डक्ट और जो वास डिफरेंस से निकली हुई आ रही है जो डक्ट, वो आपस में मिलती हैं और बनाती हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट आगे मूव करती है और फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई, प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई, अब प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आप ध्यान दीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये आप याद रखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यहाँ दिख रहा है 2, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? एक ही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये अनपेयर है। याद रखिएगा, ये पेयर में नहीं है, अनपेयर है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आप देखेंगे कि इसमें एक छोटी सी बल्बनुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से एक पतली सी ट्यूब बिल्कुल पेनिस से होती हुई लास्ट एंड तक जाती है, जो जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। क्या कहते हैं? यूरिथ्रा, जिससे कि यूरिन पास होता है, बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि टेस्टिस से इपीडिडाइमिस
और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस होते हुए सेमिनल वेसाइकल से निकली हुई ट्यूब जो आपस में वास डिफरेंस को और सेमिनल वेसाइकल ट्यूब को जोड़ती है, जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए जो कॉपर्स ग्लैंड है उसके सेक्रेशन से लेते हुए एक पतली नलिका के रूप में जो पेनिस में अंदर जो पतली ट्यूब जिसे हम यूरेथ्रा कह रहे हैं के माध्यम से पेनिस के टिप तक जाती है। पेनिस के टिप में ये जो एक ओपनिंग है जिसे हम मेटस कहते हैं, तो इस मेटस को हम कहते हैं यूरिथ्रल मेटस। क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मेटस। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो यूरिथ्रा है वो यूरिन के लिए और सीमेन के लिए दोनों के लिए एक ही कॉमन डक्ट होती है। इसमें दोनों के लिए कोई अलग से डक्ट नहीं होती है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यूरिथ्रा में आके मिल जाती है, जिससे कि वो एक कॉमन डक्ट के रूप में मिलती हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में आप अगर आप देखें तो टेस्टिस में अगर आप देखें टेस्टिस, ठीक है, ये एपिडिडाइमिस टेस्टिस जो है वो लगभग 200-250 से लगभग नियर अबाउट 250 लॉक्यूल रखे होते हैं। ठीक है, लॉब्यूल लगभग 250 लोब्यूल रखे रहती हैं, और इन लोब्यूल्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में ही जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो फैली रहती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में नियर अबाउट 1 से 3 हो सकते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो इनर लाइनिंग अंदर की तरफ जो सेल्स हैं वो गैमेटोजेनेसिस का कार्य करती हैं, जिसमें कि स्पर्म का निर्माण होता है। उसमें सर्टोलाई सेल्स भी होती हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस करने वाली सेल्स को, जर्म सेल्स को नरिशमेंट का कार्य करती हैं। तो आप सर्टोलाई सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, और इस गैमेटोजेनेसिस में सर्टोलाई सेल्स जर्म सेल्स को नरिशमेंट दे रही हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि मेल जर्म्स को नरिशमेंट करने की कार्य कौन करता है, तो आप कहेंगे सर्टोलाई सेल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और रीटेड टेस्टिस, यहाँ पे कुछ टेस्टिस होते, कुछ नलिकाएं होती हैं जिसे हम रीटेड टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीटेड टेस्टिस, ठीक है। रीटेड टेस्टिस से जो पतली नलिकाएं एपिडिडाइमस में मिलती हैं उसे हम कहते हैं वास एफरेंसिया। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने मटेरियल्स को रीटेड टेस्टिस के माध्यम से वास एफरेंस में पहुंचाती है, और वास एफरेंस के माध्यम से एपिडिडाइमस होते हुए फिर वो मटेरियल आपके वास डिफरेंस में आगे बढ़ते हुए फिर जाके सेमिनल वेसिकल्स से निकली हुई डक्ट, जिसे कि हम इजैकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं, वहाँ आके मिलती है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटेड टेस्टिस के माध्यम से वास इफरेंस और वास इफरेंस के माध्यम से फिर एपिडिडाइमिस के माध्यम थ्रू होते हुए वास डिफरेंस तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये क्लियर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर आपने देखा और समझा, तो आप टेस्टिस के बारे में समझ गए। टेस्टिस में क्या है? टेस्टिस में
लॉब्यूल है, लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। लॉब्यूल एक टेस्टिस में लगभग 250 लॉब्यूल हो सकते हैं और प्रत्येक लॉब्यूल में ईच लॉब्यूल हैज़ 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे गैमेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म का निर्माण होता है, जिसमें सर्टोलाइज सेल्स भी होती हैं, वो जो नरिशमेंट का कार्य करती हैं। फिर रेटेटेस्टिस और वैस डिफरेंस के माध्यम से एपिडिडाइमस और वैस डिफरेंस के माध्यम से पूरा सेमेन आपके इजैकुलेटरी डक्ट में आके मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बाद मैंने आपको बताया एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स क्या है? तो एक्सेसरी डक्ट्स जो हमने आपको बताया कि रेटेटेस्टिस, ठीक है, वैस इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वैस डिफरेंस, ये चारों मिलके एक्सेसरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। तो अगर आपको कोई एग्जाम में एक्सेसरी डक्ट्स के रूप में पूछता है तो आप ये बताएंगे कि एक्सेसरी डक्ट्स में रेटेटेस्टिस, वैस इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वैस डिफरेंस, इस क्रम से आप बताएंगे, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस के माध्यम से वैस इफरेंसिया से एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस के थ्रू पतली नलिका जो वैस डिफरेंस जो कि आके इजैकुलेटरी डक्ट में मिल रही है वो। तो इन चारों को मिला के एक्सेसरी डक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स हो गया। अब आपको बताया गया एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सा है भाई? आप ध्यान दीजिए। एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है आपका सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों मिलके एक्सेसरी ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक, सेमाइनल वेसाइकल, अब आप देखिए सेमाइनल वेसाइकल ये स्टोर का काम नहीं कर रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे कि सीमेन के स्टोरेज का काम सेमाइनल वेसाइकल नहीं करता है। सेमाइनल वेसाइकल करता क्या है? फिर सेमाइनल वेसाइकल से जो मेन मटेरियल आपके सीमेन में मिलता है वो है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। इनफैक्ट आप ये जानें कि जो सीमेन है वो दो भागों से मिलके बना है। सेमिनिफेरस प्लाज्मा जो 90% है और स्पर्म जो 10% नियर अबाउट। तो सेमिनिफेरस जो प्लाज्मा है वो इन तीनों ग्लैंड से सेक्रेट हुए मटेरियल द्वारा बनता है और जो बाकी पोर्शन है स्पर्म। तो ये सेमिनिफेरस प्लाज्मा और स्पर्म ये दोनों मिलके सीमेन का निर्माण करते हैं। तो जो सेमिनिफेरस प्लाज्मा है उसमें क्या क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल है उसके द्वारा फ्रक्टोज, ठीक है, प्रोस्टग्लैंडिन्स और फाइब्रिनोजेन, ये तीन मुख्य रूप से पदार्थ सेक्रेट होते हैं। फ्रक्टोज आप जानते हैं एनर्जी का काम करेगा। प्रोस्टग्लैंडिन्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल है जो कि सीमेन के साथ जब इंसेमिनेशन में यूट्रस वाल में पहुंचता है सीमेन, तो उन यूट्रस वाल में यह प्रोस्टग्लैंडिन्स कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट स्टार्ट करता है, जिससे कि स्पर्म जो है अपनी टेक्टाइल मूवमेंट जारी कर सकें और अपने फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकें। तो आप याद रखेंगे कि उन स्पर्म के मूवमेंट के लिए यूट्राइन ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यह प्रोस्टग्लैंडिन्स जो है कार्य करता है। फाइब्रोनेजेन जो है वो क्लॉटिंग करता है। जब तक
जो सीमेन है वो अगर ट्यूब में है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही वो बाहर आता है तो वो क्लॉटिंग कर जाता है, ठोस सेमी सॉलिड के रूप में हो जाता है। तो वो क्लॉटिंग जो है वो फाइब्रोनेजन के माध्यम से होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में आप जानते हैं कि कैल्शियम, जिंक और क्लॉटिंग एंजाइम ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम और जिंक सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए, और क्लॉटिंग एंजाइम वही सीमेन को क्लॉटिंग करने के लिए एक प्रमुख जो है एंजाइम का रूप में कार्य करता है, जिससे कि जो सीमेन है वो क्या हो, क्लॉट कर जाए। फिर सेकेंड जो है कॉपर्स ग्लैंड जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक म्यूकस लाइक सबस्टेंस, ट्रांसपेरेंट म्यूकस लाइक जेल टाइप सबस्टेंस सेक्रेट करता है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, लुब्रिकेशन का कार्य करता है। तो इस तरह से सेमिनल वेसाइकल से सेक्रेट होने वाले फ्रुक्टोज, प्रोस्टग्लैंडिन्स, फाइब्रोनेजेन, प्रोस्टेट ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले कैल्शियम, जिंक और क्लॉटिंग एंजाइम, और कॉपर्स ग्लैंड से लुब्रिकेटिंग म्यूकस लाइक सबस्टेंस, ये तीनों ग्लैंड से निकलने वाले, सेक्रेट होने वाले जो ये मटेरियल हैं वो सब मिला के सेमिनिफेरस प्लाज्मा के रूप में कहे जाते हैं। और जो स्पर्म है वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वैस डिफरेंस के माध्यम से आ रहा है। तो यह 90% लगभग सेमिनिफेरस प्लाज्मा होता है और 10% लगभग स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो वेसिक्टोमी होती है, इस वेसिक्टोमी को हम वेसिक्टोमी अगर होती है तो वेसिक्टोमी में सिर्फ स्पर्म नहीं आएगा, बल्कि 90% जो सेमिनिफेरस प्लाज्मा है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इजेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने टेस्टिस देख लिया, एक्सेसरी डक्ट्स देख लिए और एक्सेसरी ग्लैंड्स देख लिए। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के रूप में जो हम पेनिस को कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है, पेनिस। ठीक है, ये पेनिस आप देख रहे हैं। ठीक है, पेनिस जो एक विशेष प्रकार की स्पेशल टिश्यू होते हैं जो इरेक्टाइल होते हैं। ठीक, इरेक्टाइल हार्मोन्स के द्वारा ये इरेक्ट हो जाते हैं, और इरेक्टाइल इसमें आप जो इसका टिप है उस टिप वाले जो थोड़ा सा ग्लोबुलर टाइप का रीजन दिख रहा है उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। ये ग्लैंस पेनिस एक जो कवरिंग है उसके द्वारा ढकी होती है, जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं, फोर स्किन, है ना, फोर स्किन याद रखेंगे। क्या कहेंगे, फोर स्किन। यही मुस्लिम बंधुओं में इसी फोर स्किन को ही निकाल दिया जाता है। आप इस बात से अवगत होंगे कि इस फोर स्किन से ही उसे हम कहते हैं सर्कमसीजन। क्या कहते हैं, सर्कमसीजन। तो इस फोर स्किन के हिस्से को काट के निकाल दिया जाता है, जिसे हम हिंदी में खतना कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देखा कि कौन से हिस्से से क्या चीज़ कैसे निकल रही है और उसका क्या रोल है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास डायग्राम के माध्यम से आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने का। धन्यवाद।